चलिए दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स क्लास 12th का, जिसका नाम है वैद्युतावेश तथा अक्षेत्र। इसे मैं एक ही वीडियो में कराऊंगा, वन शॉट में कराऊंगा और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। हम रट के बिल्कुल नहीं चलेंगे, हम इसे समझते हुए चलेंगे और आपको उतना ही पढ़ना है जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड के में आपसे छूट जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम सबसे पहले इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं अच्छे तरीके से। क्योंकि आप क्या करते हैं, अगर आप बुक है आपके पास और या आपके पास मॉडल है तो आप बुक और मॉडल में लिखा हुआ क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही रट लेते हैं और ऐसा आपको नहीं करना है। आपको वही पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूं और शॉर्ट में पढ़ना है, ठीक है। अगर आप वैसा का वैसा ही लिखोगे तो वो रटना माना जाता है। एग्जामिनर भी आपको आपकी जो कॉपी है उसे देख के समझ जाएगा कि आपने रट रखा है, ठीक है। तो आपको इसकी समझ नहीं है, तो इसलिए एग्जामिनर पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए एक वन शॉट वीडियो, हर चैप्टर की वन शॉट वीडियो लेके आऊंगा। जो चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, क्लास 12th का विलियन, उसका वन शॉट मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाकर जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। एक वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के, क्या नाम है चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 वैद्युतावेश तथा अक्षेत्र, फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है, क्लास 12th का। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और अगर आपके पास बुक है तो आप चैप्टर के मामले में कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें। किसी बुक में एक ही चैप्टर के 3-3 चैप्टर बना दिए गए हैं तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मान लिया जैसे वैद्युतावेश तथा क्षेत्र है, इस चैप्टर में ही हमारा गॉस की प्रमेय भी इसी में होती है, ठीक है। जो क्या नाम बोर्ड के साइट पे है, जो बोर्ड की साइट पे कोर्स पढ़ा है उसमें वैद्युतावेश तथा क्षेत्र जो है चैप्टर है उसी में ही गॉस की प्रमेय है। लेकिन गॉस की प्रमेय इन्होंने अलग चैप्टर में बना रखी है किसी बुक में। तो किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा कि वैद्युतावेश तथा क्षेत्र भी चैप्टर है, गॉस की प्रमेय भी चैप्टर है और एक दो और चैप्टर छोटे मोटे उसमें ऐड कर दिए। तो इसमें कंफ्यूजन ना रखें आप, मतलब कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे इस चीज को लेकर। आप जो मैं करा रहा हूँ वही करते चलें और वैद्युतावेश तथा क्षेत्र में ही गॉस की प्रमेय है जो बोर्ड की साइट पर अपलोड किया गया सिलेबस है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। तो चलिए करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में बोल सकते हैं इसे, या अनुदैर्ध्य स्थिति भी सही बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मैं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसे करते हैं क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए, और बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, शॉर्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। फालतू कुछ भी नहीं लिखना, इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, जो फैक्ट जरूरी है वही लिखने हैं सिर्फ, ठीक है। तो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना ये दो बिंदु आवेश हैं आपके पास, ठीक है। क्या है, दो बिंदु आवेश, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। इनसे कुछ दूरी पर एक बिंदु आपका P है। क्या है, P, ठीक है भाई। और यहां से माइनस क्यू से जो P तक की दूरी, सॉरी प्लस क्यू तक की दूरी है वो कितनी है, 2L। और इन्हें माइनस क्यू और प्लस क्यू को दो भागों में बांटने वाला जो बिंदु है वो क्या है आपका O, क्लियर। वो क्या है, O, ठीक है भाई। अब और यहां से जो यहां तक की जो दूरी है वो है आपके पास R, क्लियर। वो मान लेते हैं हम R, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, अब जब यहां से माइनस क्यू से P तक की दूरी 2L है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, माइनस क्यू से O तक की दूरी कितनी होगी आपके पास, L होगी। और यहां से यहां तक की भी L होगी। तभी तो ये L प्लस L कितना रहा होगा, 2L, ठीक है, क्लियर। तो L प्लस L कितना, 2L। तो जब टोटल की 2L है तो यहाँ तक की L और यहाँ से यहाँ तक की भी L है आपके पास, ठीक है भाई, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब यहाँ से यहाँ तक की आ रहा है। अब अगर मैं आपसे दूरी पूछूं वो से P तक की, तो आप बताएंगे
आर है। लेकिन अगर मैं इसकी यहां से प्लस के से पी तक की दूरी पूछूं तो आप कितनी बताएंगे, बताइए। यहां से लेके यहां तक, ठीक है, कितनी दूरी होगी? देखो ओ से पी तक की जो दूरी है आपके पास वो कितनी है, आर। क्लियर? आर है यहां तक की दूरी, ठीक है, आपके पास आर है इससे इधर इधर की, ठीक है, आर है। लेकिन हमें यहां से यहां तक की चाहिए, यहां तक की हमारे पास आर है, लेकिन हमें यहां से इधर इधर की चाहिए। तो कितनी एक्स्ट्रा है हमारे पास, देखो एल। तो क्या कर देंगे, आर में से एल माइनस कर देंगे तो निकल जाएगी। तो आर माइनस एल। क्लियर? ठीक है, तो जो प्लस के से पी तक की जो दूरी होगी वो होगी आर माइनस एल। क्लियर है यहां तक? चलिए अब पूरे की देखेंगे हम, पूरे की दूरी कितनी होगी बताइए। यहां से यहां तक की तो आर है, ठीक है, एक्स्ट्रा कितनी बची अब, एल, तो प्लस एल, तो टोटल की दूरी आ जाएगी। समझ रहे मेरी बात? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां तक तो सही है, अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं अच्छे तरीके से समझते हुए। चलिए क्या लिखेंगे, माइनस क्यू से जो दूरी है, माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, वही लिखेंगे, पी तक की दूरी, माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, माइनस क्यू से पी तक की दूरी आर प्लस एल, तो लिख देंगे आर प्लस एल। क्लियर? ठीक है भाई, फिर चलते हैं, प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल, लिख देंगे प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल। क्लियर है भाई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं प्लस क्यू की। प्लस क्यू के कारण पी पर स्थिरता E1 बराबर, समझाता हूं इसे भी, एक सेकंड रुकते हैं, अभी मैं लिख देता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, देखो दूरी किसकी बात हो रही है, आर माइनस, चलो अभी समझाता हूँ मैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर कैसा आया ये भी समझाता हूँ। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब समझते हैं क्या है हमारे पास, देखते हैं। माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, आर प्लस एल, ठीक है, जो हमें दिख रही है यहाँ से, माइनस क्यू से पी तक की दूरी लिख लिया हमने। प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल, ये भी लिख लिया हमने। ठीक है, अब प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, ठीक है, क्योंकि हमें दो तीव्रताएं निकालनी है इसलिए E1 लिया इसे। फॉर्मूला क्या होता है वैसे, जो रियल फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या नोट बोलते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में हम 0 बोल देते हैं, क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला तीव्रता का। लेकिन यहाँ पर हम E1 ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, E1 ले सकते हैं, क्योंकि हमें दो तीव्रताएं निकालनी है, पहली और दूसरी। पहली में दूरी ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल की निकालनी है और दूसरी में ये से यहाँ तक की निकालनी है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्लियर यहाँ तक। क्यू बटे दूरी कितनी ली हमने, आर माइनस एल। क्यों लिया आर माइनस एल, क्योंकि हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू के कारण। अब प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल है, तो इसलिए लिया हमने आर माइनस एल। समझे हमारी बात? ठीक है, अब हम बात करेंगे माइनस क्यू के कारण, तो हम दूरी लेंगे टोटल की। ठीक है, तो टोटल की दूरी माइनस क्यू से पी तक की दूरी आर प्लस एल है, तो हम ये लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे भी माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता P2 बराबर, क्लियर दिख रहा है ना भाई? हाँ दिख रहा है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं, क्लियर है भाई? क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है परिणामी तीव्रता का, ई का, वो क्या होता है, ई बराबर हमारे पास होता है E1 माइनस E2। ई बराबर क्या होता है, E1 माइनस E2। अब हम इस फॉर्मूले में ये मान रख देंगे E1 का भी और E2 का भी। ठीक है, इसका मान रख देंगे E1 का भी और E2 का भी, यहाँ यहाँ। ठीक है, तो E1 का मान कितना है, देखेंगे E1 का मान कितना है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस है, फॉर्मूले में बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक है, E2 का मान कितना है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर, समझ आ रहा? चलिए अब हमने लिख दिया। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या चीज आ रही है। देखो क्यू इधर भी है इधर भी है, ठीक है। 1/4πε0 इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा? कॉमन लेंगे क्यू बटे 4πε0। देखो ऊपर से क्यू कॉमन ले लिया, ऊपर से क्यू कॉमन ले लिया, नीचे से क्या कॉमन लिया? 4πε0 4πε0। क्लियर। अब ऊपर क्या, अंदर क्या बचेगा इसमें? एक तो ऊपर 1 बचा, ऊपर तो क्यू तो कॉमन में चला गया, और नीचे क्या बचेगा? ये तो कॉमन में चला गया, क्या बचेगा? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर ये भी कॉमन में चला गया आपका, ये भी कॉमन में चला गया, ठीक है। क्यू भी कॉमन में, ये भी कॉमन में, क्या बचेगा? 1 बटे नीचे क्या बचेगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए एक बार और समझा देता हूँ। ये कॉमन लिया, क्यू ऊपर से क्यू, इधर भी क्यू इधर भी क्यू है, कॉमन ले लिया, तो ये भी कॉमन में चला गया, ये भी कॉमन में चला गया। 4πε0 कॉमन ले लिया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ठीक है। तो क्यू, ठीक है, बटे 4πε0, तो इन्हें नहीं लेंगे अब, क्योंकि कॉमन में लिख लिया हमने एक बार। अब बचा क्या? 1 बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ऊपर 1 बचेगा और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अभी से, ठीक है। चलिए क्यू बटे 4πε0, ठीक है। अभी देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं हम। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका क्या लेंगे? एलसीएम तो जो का तू आ जाएगा इसका, ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, एज इट इज। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब समझते हैं एलसीएम। एलसीएम तो लेना आता होगा आपके पास, सोल्व करके बताओ क्या आएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, अगर नहीं भी पता किसी को। सबसे पहले एलसीएम लिया हमने, तो सबसे पहले मेन रूल क्या होता है? कुछ तो अपनी मेथड लगाते हैं, इसकी इधर कर दी, इसकी इधर कर दी, कुछ का अलग मेथड, लेकिन जो रियल मेथड है उसका ये होता है एलसीएम का। ये जो नीचे वाला होता है हर, इसे क्या बोलते हैं? हर। इसको भाग करते हैं हम इससे। अब जब हम इसको इससे भाग करेंगे जो एलसीएम है, तो ये देखो माइनस वाली टर्म कट जाएगी, इससे ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर गुणा होगी, तो जब इसके ऊपर गुणा करेंगे हम, तो आपके पास क्या बचेगा? ये एज इट इज आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आई बात? अब माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर ऐसे देखेंगे, इसे इससे भाग करेंगे तो क्या कट जाएगा? आर प्लस एल से आर प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, ये सेम। क्या बचेगा? ये इसके ऊपर गुणा करेंगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो मैं साफ कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा है यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलिए अब करते हैं हम आगे, जो हमने जो एक्स्ट्रा था वो साफ कर दिया हमने। चलिए इधर से ही कर लेते हैं पहले। चलिए बराबर क्यू बटे 4πε0, ये तो चल ही रहा आपके पास, ठीक है। अब इसका क्या करें, इसका क्या करें और इसका क्या करें? चलो यहाँ तो लिखो ना, अभी ये सब फॉर्मूले बता दूं मैं कौन से यूज होंगे इसमें, इधर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फॉर्मूला तो ये होता है आपके पास, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, वो यहाँ पर लगेगा इसे खोलते टाइम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक ये होता है। और इसमें फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से लिख लेंगे और इन्हें याद कर भी लेंगे, ठीक है। हर जगह लगभग यूज होगा इनका। चलिए अब करते हैं आगे से सोल्व। चलिए ये ई के बराबर चल रहा है भाई सारा का सारा मामला, ई बराबर, क्लियर। चलिए अब क्यू बटे 4πε0, ये तो है ही, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो क्या कर देंगे अब इसका? देखो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसमें ए क्या है आपका? ये। बी क्या है? ये। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर है, तो यानी आर का स्क्वायर, क्लियर, प्लस बी का स्क्वायर है यानी एल का स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करना सीख रहे, ठीक है। प्लस 2ab यानी 2rl, क्योंकि ए और बी की जगह आर और एल यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्योंकि इनके अकॉर्डिंग है, क्लियर यहाँ तक। चलिए माइनस का चिन्ह बीच में है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर ऐसे ही इधर करेंगे, ये ए है आपके पास, ये बी है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का, तो a स्क्वायर यानी r स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर यानी l स्क्वायर, फिर माइनस 2ab माइनस 2rl। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बटे क्या है आपका, देखते हैं सही, r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस r प्लस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, ये दो हैं, ठीक है। वैसे तो हम इसमें भी फॉर्मूला फिट कर सकते हैं इसे, तो लेकिन लंबा चल जाएगा, ऐसा नहीं करते हम क्या करेंगे, इसे खोल लेंगे, ठीक है। चलिए कैसे खोलते हैं वो बताते हैं। ये दोनों हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक। अब ये अगर हम इसे लिखें r प्लस एल और r माइनस एल और प्लस r प्लस एल है ये, ठीक है, एक तो r माइनस एल है और एक r प्लस एल है। क्लियर, अभी मान लेते हैं हम, अगर इनके पास स्क्वायर नहीं है, इसके पास भी स्क्वायर नहीं है, इसके पास भी स्क्वायर नहीं है, बारीकी से समझते चलेंगे, बारीकी से बिल्कुल, ठीक है। तो और हमें इसमें ये फॉर्मूला पुट करना है, तो ये फॉर्मूला इसमें पुट कैसा होगा, क्योंकि हमें ये वाली टर्म तो है हमारे पास, ये वाली लानी है इस बार, ठीक है। तो प्लस वाला भी है, a प्लस बी, यानी इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, ठीक है, और a माइनस बी भी है, ठीक है। आगे पीछे हूँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, गुणा में है क्योंकि, तो a प्लस बी भी है और a माइनस बी भी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसे क्या लिखा जा सकता है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखा जा सकता है, इनके बराबर इसे लिखा जा सकता है, इसके बराबर इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम इसकी जगह, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अगर इन पर स्क्वायर नहीं है तो, अगर इनके पास स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके पास भी क्या होगा, स्क्वायर, बस ये समझना, ठीक है। क्योंकि बुक में आप जहां भी देखोगे, मॉडल में जहां भी देखोगे, आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, समझाएगा कोई नहीं, तो इसलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ समझ में ना आया हो अभी, तब कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर इसके पास स्क्वायर नहीं है, इसके पास स्क्वायर नहीं है, ये मान लो कि स्क्वायर नहीं है, तो अगर स्क्वायर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन्हें, ठीक है। लेकिन अगर इनके पास स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। समझ में आई बात, तो वही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। ए और बी मानकर किसको, इनको, आर और एल को। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ई बराबर, मैं बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल, जिससे बिल्कुल दिक्कत ना हो आपको, कहाँ से क्या आया है, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, अब माइनस का चिन्ह है, अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। आर माइनस 1 की इसमें अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के आर स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के एल स्क्वायर, ये प्लस का था वो माइनस का हो गया, ये माइनस का आएगी प्लस का हो जाएगा, ठीक है भाई, बटे। अब देखते हैं नीचे, अब क्या होता है इसमें, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, लेकिन ये जो है और है ये बहुत बड़ा होता है। ये क्या आपने देखा होगा, जब भी हमने ये चित्र बनाया था, तो ये जो r का मान था वो बहुत बड़ा था l से, l बहुत छोटा था, तो इसलिए नगण्य मान लिया जाता है, यानी l को क्या कर लिया जाता है, l बराबर 0, ठीक है। क्योंकि r बहुत बड़ा है l से, तो इसलिए l बराबर 0, ठीक है। r बड़ा है तो l बराबर 0 मान लेंगे, क्योंकि उसके सामने इसकी कोई औकात नहीं है, तो इसलिए l बराबर 0 नगण्य है। तो जब l बराबर 0 हो जाएगा ये यहाँ से, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर, ये तो 0 में चला जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 2 होगी। अब तो समझ में आई बात, अब ये तो 0 हो गया, आर स्क्वायर तो पहले से है और होल स्क्वायर अलग सा है, तो ये तो 0 होगी, अब इसके ऊपर ही आएगी ये भी पावर। क्लियर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगी। चलो वो तो अगले टाइम में करेंगे, अभी यहाँ तक देखो ये माइनस का आर स्क्वायर है, ये प्लस का आर स्क्वायर है, कट जाएगा, ये माइनस का एल स्क्वायर है, ये प्लस का, ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 2rl और 2rl, कितने rl हो गए आपके पास, 4rl बटे, ठीक है, 2rl ही हैं, 2rl ही हैं, 2 और 2 4 rl, ठीक है, और 2 दूनी 4 r की पावर 4, ये हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए अब e बराबर क्यू बटे, इसे क्यू बटे ना करके ऐसा करना है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसे इसके अलग लिख लेंगे इसके साथ। तो अगर हम इसे इस 4 को 2 गुणा 2 लिखें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, वो भी बताऊंगा क्यों लिख रहा हूँ, 2 गुणा 2 लिखें कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए लिख लिया हमने, 2 दूनी 4, सेम वही वैल्यू है, क्यू
एल तो है इसके साथ, एल और क्यू ये एक साथ ले लें। ये भी ले लिया हमने, ये वाला क्यू यहाँ ले लिया, एल भी लिख लिया, ठीक है। आर बचा तो आर को ले लेंगे हम इससे बाहर, ठीक है। आर रह गया बाहर बटे इसे आर की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम, आर की पावर 3 गुणा आर लिख सकते हैं, ठीक है। एक पावर यहाँ लिख लिया हमने, तो ये जो आर है ये आर कट जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। और हमारे पास फॉर्मूला होता है P बराबर 12Q, ठीक है। P बराबर 12Q या Q12 एक ही बात है, Q12 भी लिख सकते हैं, Q12 भी लिख सकते हैं और 12Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का गुणा होते हैं। ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, ठीक है। तो इसकी जगह में लिख सकते हैं ये P, तो लिख देंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 तो यही 2, इसकी जगह क्या रखेंगे P बटे आर की पावर 3। यही हमें निकालना था, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसकी ले लेंगे। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ भी बोलते हैं इसे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। व्यंजक प्राप्त करना है किसके लिए, निरक्षीय में, तो निरक्षीय में ये ऊपर जाएगा भाई, ठीक है। और अक्षीय में सीधा रहता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य, और अनुप्रस्थ सीधा ऊपर, ठीक है। तो देखो सेम वैसा ही चित्र है, ये पहले से बना दिया मैंने जिससे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो। -Q और +Q दो बिंदु आवे इससे, ठीक है। इन्हें बीच में जो इनकी दूरी है, जो दो भागों में इन्हें बांट सके, वो बिंदु कोई O है, ठीक है। अब की बार O किधर जाएगा, ऊपर, ठीक है। ये कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये E1 है, E1 cos थीटा, ये E है और ये E2 cos थीटा है, ठीक है। और चूंकि वहां O से P तक की दूरी कितनी थी, R, यहाँ भी कितनी है, R ही है, ठीक है। -Q और +Q के बीच की दूरी कितनी थी, 2L, यहाँ भी 2L ही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, L, और यहाँ से यहाँ तक की भी L, ऐसा का ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है। तो अभी हमारे पास इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, वो आपने पढ़ी भी होगी। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है भाई। चलिए अब हमारे पास ये देखेंगे हम, ये क्या होता है, लंब, ठीक है। लंब कितना है R, और ये आधार, आधार कितना है L। तो हमें क्या चाहिए, कर्ण, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, लंब का लिख लो पहले, क्या दिक्कत है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, भाई एक ही बात है, ठीक है। अब देखते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो हमारे पास है नहीं, कर्ण तो हमें निकालना है, बराबर लंब है हमारे पास, लंब कितना है भाई L, तो L का स्क्वायर, सॉरी R का स्क्वायर, R है ना, R का स्क्वायर, लंब R है तो R का स्क्वायर प्लस आधार कितना है L, L का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। तो लंब हमारे पास ये होता है और कर्ण ये होता है और आधार ये होता है। त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में 10th में भी पढ़ाया जाता है, 10th में होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, यानी ये क्या है, लंब, लंब का स्क्वायर R का स्क्वायर, यानी ठीक है, लंब R है तो इसलिए R का स्क्वायर, आधार L है तो इसलिए L का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण निकालना हमें, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर की बात हो रही है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगा देंगे, तो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्लियर। तो कर्ण आपके पास कितना आ जाएगा, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अभी यहाँ का निकाल लेंगे तब भी यहाँ का भी इतना ही आएगा, यहाँ का निकालेंगे तब भी इतना ही आएगा, तो दोनों का लिख लेंगे कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही रहेगा दोनों का, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो कर्ण हमने निकाल लिया, क्योंकि ये बराबर है दोनों, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। चलिए अब हम निकाल लेंगे इनका, क्या लिखेंगे, +Q के कारण, सेम वही प्रोसीजर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूले थोड़े अलग अलग है, तीव्रता अगला फॉर्मूला अलग है, वो तो सेम ही चलेगा जो प्रोसीजर। E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। Q बटे क्या होगा इसके नीचे, भाई दूरी कितनी है, देखो दूरी -Q से +P तक की भी इतनी है, ले प्लस की बात हो रही है,
प्लस से पी तक की भी कितनी है, रूट वाली, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ भी देखेंगे हम, यहाँ भी इतनी है, इससे इधर भी, और इससे यहाँ तक की भी दूरी इतनी है, ठीक है, जैसा वहां देखा था। क्लियर है? तो क्योंकि आर का स्क्वायर होता है यहाँ, तो इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आ जाओ इसमें। अब वैसे यहाँ स्क्वायर हटा कर लिखना चाहो, रूट हट जाएगा इसका, तो वैसे भी लिख सकते हो, लिख देंगे E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब चलते हैं माइनस क्यू के कारण, विद्युत क्षेत्र की दिख रहा ना क्लियर भाई? हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगी, तो यही चलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, इसमें भी ये माइनस क्यू के कारण है, तो माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, यही है सेम, तो ये रखेंगे, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, सेम यही वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं जो एक्स्ट्रा है उसे साफ कर देता हूँ, बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए देखते हैं आगे, जो एक्स्ट्रा था वो हमने साफ कर दिया भाई। चलिए अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे भी लिख सकते हैं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है भाई, जैसे जैसे लिखा था ऐसे ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब E बराबर यहाँ पर क्या होता है, निरक्षीयम E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, ठीक है, ये होता है। अब ये E1 E2 के मान यहाँ पर रख देंगे हम, ठीक है, तो रखो, तो E बराबर आपके पास हो जाएगा, E1 की जगह क्या रखेंगे भाई, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, रख दिया E1 की जगह यहाँ पर E1 का मान ये वाला, ठीक है। आगे क्या है, कोस थीटा ऐसा कैसा ही रहेगा, प्लस E2 की जगह भी क्या रख देंगे, E2 का मान क्या है, ये रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रख दिया ये मान E2 की जगह, E2 का ये मान रख दिया वहां पर, यहाँ क्या है, कोस थीटा, ठीक है भाई, क्लियर। अब दो बार है सेम वैल्यू, देखो ये भी सेम, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, क्या लिख सकते हैं, 2 से गुणा कर सकते हैं, या 2 गुणा इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे हम तो वही यही आएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो E बराबर 2 की गुणा करके ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कोस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि डबल है, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो 2 लिख सकते हैं, 2 की गुणा करके, इसे एक को लिख दो एक बार, तो 2 की गुणा हो जाएगी, तो ये सारा 2 डबल माना जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब ये 2 यहाँ तो नहीं रखना, यहाँ रखें, इसके पास ले जाते हैं 2, कहाँ, कोस थीटा के, तो E बराबर हम लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये 2 कहाँ लेके जाते हैं, इसके पास 2 कोस थीटा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब कोस थीटा बराबर हमारे पास होता है, फॉर्मूला पता होगा, कोस थीटा बराबर होता है, देखो उसका काट दो, अगर नहीं भी पता किसी को किसका काट देंगे, लाल बटे कक्का, तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है भाई, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार क्या है चित्र में, देखेंगे आधार क्या है भाई चित्र में, आधार क्या है, नीचे L और बटे कर्ण कितना आया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो है भाई, ठीक है। तो ये जो मान है कोस थीटा का, ये जो आया, ये हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे कोस थीटा की जगह, ठीक है। कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है मैंने बताया था, ये आधार होता है चित्र में बताया था, ये वाला ऐसा L है, और ये लंब है R, इसकी तो जरूरत नहीं है, लेकिन कर्ण
की जरूरत है, करण ही होता है। तो करण की जगह क्या रखेंगे, ये जो मान हमने निकाला था, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ये वाला, ये करण है, ठीक है, क्लियर है। ये मान हमने यहाँ पर रखा है। तो कोस थीटा बराबर ये है, तो ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, 2 गुना कोस थीटा का मान ये एल बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब देखते हैं। अब देखो, जब किसी चीज पर, चलो पहले ऐसे काम करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो ऐसा कैसा ही रख लेंगे, ठीक है। ये क्यू और 2l, इन्हें तीनों को एक जगह लिख लेंगे, क्योंकि ये पिछले में भी कराया था। ये तीनों किसके बराबर होते हैं, पी के, ठीक है। इन्हें एक जगह लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, क्यू 2l लिख सकते हैं, क्यू 2l, ठीक है, बटे या क्यू 2l बिना डॉट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट लगा के भी लिख सकते हैं। अब देखो, इसकी पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ एक होगी, एक ही मानी जाती है जब किसी के पास कुछ पावर नहीं होती, मान लें 1 है। और जब हम किसी चीज का रूट हटाएंगे तो उसकी पावर कितनी लगाएंगे, 1/2, 1/2 लगाएंगे। चलिए एक स्टेप लिख ही देता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा ये स्टेप ऐसे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 मानी जाएगी, और इसका रूट हटाएंगे हम, तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। जब किसी चीज का रूट हटाते हैं तो पावर लगा देते हैं 1/2, ठीक है। तो इसका रूट हटाया हमने और पावर लगा दी 1/2, ठीक है। इस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर कोई पावर नहीं है, तो इसकी मानी 1, ठीक है। क्यों मानी, अब देखेंगे। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे फिर जल्दी जल्दी। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब चलिए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्लियर। क्यू 2l किसके बराबर, पी के बराबर, ठीक है। तो लिख भी देंगे, चूंकि क्या होता है, P बराबर होता है Q2L या 2L Q, ठीक है, एक ही बात है, विद्युत द्विध्रुव अवगुण होता है। ये भी आगे कराऊंगा, इसकी डेफिनेशन कराऊंगा, ठीक है। चलिए P बराबर लिख दिया बटे, अब देखते हैं इसके बटे। देखो भाई, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, दोनों सेम चीज है, तो पावर गुणा में क्या होती है, जुड़ती है। तो 1 प्लस क्या होगा, ये 1/2, ये तो होगा इसकी पावर। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जो पावर आएंगी इनकी, इन्हें जोड़ के वो हम यहाँ पर लिखेंगे, भाई समझ ना, ठीक है। ये 1 है, ये 1/2 है, ठीक है। 1 प्लस 1/2, एक ही चीज की पावर है, किसकी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की, ठीक है। तो जो जोड़ के आएंगी वो हम लिखेंगे, तो जोड़ लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। एलसीएम 2 आएगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसकी इससे भाग करेंगे। वैसे तो कुछ का तुक्का भी होता है, 2 किसमें गुणा करी, सीधी सी बात है, 2 + 1 ऐसा कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन वो हर जगह मेथड यूज नहीं होता। इसका मेथड है, इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 ही आएगा, और 2 के ऊपर गुणा करेंगे, 2 एकम 2, वो मैंने पिछले उसमें भी बताया था आपको, ठीक है, डेरिवेशन में, 2 एकम 2, और 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या आएगा, 1, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 + 1 यानी 3/2, 2 1 2 और 1 3/2, ठीक है, क्लियर है। तो पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, 3/2, क्लियर है, बिल्कुल। एलसीएम में कोई दिक्कत हो तो अलग से पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं अलग से भी इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पावर कितनी आएगी इस पे, 3/2। लेकिन क्या है, आर जो है वो बहुत बड़ा है, ऐसे ही सेम एल से, तो एल बराबर क्या हो जाता है, 0, इसलिए एल बराबर 0, ठीक है। तो इसकी जगह एल बराबर 0 हो गया जब, तो क्या आएगा सिचुएशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटे, ये क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर। ये तो 0 हो गया भाई, तो पावर किसकी आएगी, ये सारी की सारी 3/2 आर स्क्वायर की, ठीक है। अब ये क्या है, इसे कैसे लिखा जा सकता है, देखो, आर स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब है आर स्क्वायर गुणा 3/2, ठीक है, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ऐसे क्या बचेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटे क्या बचेगा, आर की पावर 3। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, बढ़ते हैं फिर अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और कुछ समझ में ना आया हो दोस्तों तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो चलिए चित्र देखेंगे इसका, ठीक है। ये लाइनें खींच लेंगे हम, गिन के नहीं खींचनी है, अंदाजे से खींच सकते हैं, ठीक है। ये 2 बिंदु आवेश है, -Q से +Q, ठीक है। ये यहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर लिखा मैंने, -Q से +Q, इनके बीच की दूरी 2L है, ठीक है।
और ये फोर्स लग रहा है QE, और इधर भी QE, ABC ये त्रिभुज है, ठीक है। ये जो लंबों के बीच की लंबाई है, ठीक है, लंब के बीच की लंबाई कितनी है 2L sin थीटा, लंबों से दूरी यानी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं इसका सोल्यूशन, 2-3 लाइनों में खत्म कर देंगे इसे। चलिए क्या लिखेंगे, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, टो से प्रदर्शित करते हैं। टो बराबर होता है बल गुना बलों के मध्य लंबवत दूरी, बल गुना बलों के मध्य लंबवत दूरी, ठीक है भाई। अभी देखो बल कितना है, अभी टो बराबर, ठीक है, अभी ये नहीं लिखता मैं, टो बराबर ही लिखूंगा डायरेक्ट, टो बराबर बल कितना है QE, ठीक है, ये फोर्स ही तो है F QE, तो यह लिख सकते हैं F गुना बलों के मध्य लंबवत दूरी, क्योंकि बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, F से, तो इसलिए लिख दिया हमने F। मध्य लंबवत दूरी ये है 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। अब अगले स्टेप में F बराबर क्या लिखेंगे QE, क्योंकि फोर्स कितना लग रहा है QE, तो बराबर क्या हो जाएगा QE गुना 2L sin थीटा। क्लियर भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब Q और 2L को एक जगह लिख लेंगे, क्योंकि इनके बराबर कितना होता है P, ठीक है, तो टो बराबर क्या हो जाएगा, चलिए लिख लेंगे Q 2L, इन्हें एक जगह लिख लिया, और क्या बचेगा, एक तो E बचेगा यहाँ पर और एक साइन थीटा, ठीक है भाई। इसकी जगह क्या लिखेंगे P, तो टो बराबर क्या आ जाएगा P E साइन थीटा, ठीक है, लिख भी लेंगे, चूंकि P बराबर होता है Q 2L। क्लियर भाई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब लिखेंगे यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के, यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो क्या होगा, थीटा बराबर भाई, थीटा बराबर क्या होगा 90 रखा जाए, तब क्योंकि लंबवत रखेंगे जब, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर 90। जब थीटा बराबर 90 होगा तो क्या बचेगा, टो बराबर PE, ठीक है, नीचे जगह तो नहीं है चलो, तो देखो क्योंकि साइन, चलो लिख ही लेते हैं, तो बराबर टो बराबर PE साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है त्रिकोणमिति में, लिख देंगे साइन 90 बराबर 1, ठीक है, साइन 90 बराबर 1 होता है, तो क्या बनेगा अगली स्टेप इसकी, टो बराबर PE बचेगा, क्योंकि इसकी जगह मान रख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा PE। क्लियर, तो बराबर PE बच जाएगा आपके पास। साइन 90 का मान कितना होता है 1, इसकी जगह मान रखेंगे तो PE के 1 में गुणा करेंगे, सेम यही PE आएगा, तो टो बराबर PE बचेगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ से PE का मान निकालना हो, ठीक है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि ये मान, क्योंकि थीटा का मान तो रहा ही नहीं, तो ये मैक्सिमम होगा, यानी हाईएस्ट मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से P का मान निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम, तो PE को सबसे पहले लिख लेंगे, PE बराबर तो मैक्सिमम, ऐसे कंफ्यूजन में नहीं होने के बिल्कुल भी आप, ठीक है, जो टर्म निकालनी है उसे पहले लिख लिया, PE बराबर तो मैक्सिमम, एक ही बात है, चाहे इसे इसके बराबर लिख लो चाहे इसे इसके बराबर लिख लो। तो P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो मैक्सिमम, ये E कहाँ जाएगा, इसके नीचे, E इसके नीचे, ठीक है, यहीं तक ही हमें इसे सिद्ध करना है और यहीं तक ही हमें इसे लिखना है। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, ठीक है, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, ठीक है। किसी बुक में ये जो गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर है ये अलग दिया हुआ है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर से अलग दिया हुआ है, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपको इसी में पढ़ना है, ये जो टॉपिक है इसी में पढ़ने हैं, ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में ही है गॉस की प्रमेय, क्योंकि जो बोर्ड की साइट है उस पर ये एक ही चैप्टर में दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है अलग अलग बुक देख के, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए।
सबसे पहले गॉस की प्रमेय लिखेंगे, ये लिख दी हमने, और इसे सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, सिद्ध भी मैं कराऊंगा। तो चलिए पहले देखते हैं गॉस की प्रमेय है क्या। किसी बंद, आंसर में लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। क्या? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स भी बताऊंगा जब शॉर्ट में आएंगे, हम शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। ठीक है, तब विद्युत फ्लक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये गॉस की प्रमेय है क्या। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को दो तरीकों से प्रदर्शित करते हैं, या तो फाई ई से भी प्रदर्शित करते हैं या फाई से भी प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको फाई भी दिखेगा और कहीं कहीं फाई ई भी दिखेगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या कहा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात क्या? फाई ई बराबर Q/ε0। समझने का प्रयास करेंगे क्या कहना चाह रहा है डेफिनेशन में। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? फाई ई से। ठीक है, ये जो फाई ई है किसके बराबर होगा? विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। गुना है तो गुणा का चिन्ह। ठीक है, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे? फाई ई बराबर Q की 1 में गुना करेंगे, क्या आएगा? Q और बटे ε0, यही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है तो आप इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका चित्र क्या है। ये प्लस Q आवेश है, ये O है, ये D ओमेगा है। ठीक है, D ओमेगा भी आएगा उसमें। जब हम इसे सिद्ध करेंगे तो आपको अच्छे से याद रखना है। और ये R है, ये P है, ये E वेक्टर है, और ये क्या है? DA। ये क्या है? DA। ठीक है, ये N यूनिट वेक्टर, इसे बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। जो कैप लगाते हैं ना, यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसे साफ कर दूंगा, फिर करते हैं इसे प्रूफ गॉस की प्रमेय को बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बढ़ते हैं आगे फिर। चलिए दोस्तों अब करते हैं इसको प्रूफ। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? बिंदु P पर, फालतू कुछ भी नहीं लिखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करना है। की तीव्रता, क्या? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 1/4 पाई ε0 Q/r²। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। दिख रहा है भाई क्लियर? चलिए ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब होता है हमारे पास अगला फॉर्मूला, अल्प अक्षेत्रफल। अल्प अक्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स डी फाई ई, ये किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स को डी फाई ई से बराबर होता है इसका फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। जो आगे के डेरिवेशन होंगे उनमें भी इसका यूज होगा। ठीक है, और ये जो इसे खोल लेंगे हम तब भी इसका यूज होगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। क्या होता है? ए बी कोस थीटा। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। ठीक है, अब इसकी जगह इसमें ये पुट करेंगे फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ए पर वेक्टर था, वेक्टर हटा दिया गया और ए रख दिया गया खाली। बी पर वेक्टर था, बी हटा दिया गया, बी रख दिया गया खाली, और कोस थीटा के साथ जोड़ दिया गया। ऐसे ही इसके साथ हम करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग? ई से वेक्टर हट जाएगा, डी ए से वेक्टर हट जाएगा, और क्या ऐड हो जाएगा? कोस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? ई डी ए कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या लिख सकते हैं हम? डी फाई बराबर, कुछ समझ में आया हो भाई कमेंट करते रहेंगे, डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा। क्या बन जाएगा? ई डी ए कोस थीटा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब समीकरण ये जो है एक से, ये जो मान है ई का, ये कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रख देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 से ई का मान
रखने पर, ई का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे ई का मान, क्लियर। चलिए डी फाई ई बराबर ई की जगह क्या रखेंगे, ये मान पूरा, ई का मान है ना 1/4πε0 Q/r², रख देंगे 1/4πε0 Q/r², ठीक है। आगे क्या बचेगा आपके पास, डी ए कोस थीटा, रख देंगे ऐसा कैसा ही डी ए कोस थीटा। देखो ई की जगह तो ई का मान रख दिया ये यहाँ से उठा के, ठीक है। ई डी ए तो उसके साथ है ही ई डी कोस थीटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर देंगे इसका समाकलन, मैथ वालों को पता है भाई समाकलन क्या होता है। समाकलन करने पर, मैथ वाले तो पूरा ही पढ़ेंगे समाकलन, लेकिन बायो वालों के लिए भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा जिससे आप याद रखेंगे, ठीक है, जिससे फिजिक्स में दिक्कत ना हो। तो डी फाई ई का समाकलन, ठीक है, समाकलन का चिन्ह होता है भाई ये, तो इधर भी समाकलन 1/4πε0 Q/r², ठीक है, और डी ए कोस थीटा, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ये जो है समाकलन हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो समाकलन है इसका ये डी हटा देता है, ये समाकलन का चिन्ह डी हटा देता है इसकी। तो जब डी हट जाएगी तो ये कैसा दिखेगा, फाई ई दिखेगा, क्लियर, कोई दिक्कत। या अभी रहने दो, ये काम करो अभी रहने दो, दोनों को एक साथ ही हटा देंगे, ठीक है। तो ये 1/4πε0, ठीक है, क्यू को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये इनका समाकलन नहीं किया जा सकता, क्यू का और 1/4πε0 का। तो क्यू को 1/4πε0 को भी और क्यू को भी बाहर ले लिया हमने, ठीक है भाई। तो क्या बचेगा इधर, डी ए कोस थीटा और बटे r², यही तो बचा, ये और ये, ठीक है, ये बाहर आ गया, ठीक है। और लेकिन इसके बराबर क्या होता है, डी ओमेगा, इस पूरे के लिख भी लेंगे, यहाँ जगह है नीचे भाई देखो, चलिए हाँ, तो लिख भी लेंगे, चूंकि डी ए कोस थीटा बटे r² बराबर होता है डी ओमेगा, ठीक है। और समाकलन का चिन्ह इस पर लगाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि ना तो इसका होता ना इसका होता, तो इन्हें बाहर रख लेंगे। और डी ए कोस थीटा बटे r² का होता है तो इसे रख लेंगे अंदर। और चूंकि डी ए कोस थीटा बटे r² बराबर किसके होता है, डी ओमेगा के, तो इसकी जगह क्या रख लेंगे, डी ओमेगा, ठीक है। तो रखेंगे मान, क्या आ जाएगा आपके पास, समाकलन डी फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू, इसकी जगह क्या रखेंगे, समाकलन डी ओमेगा, क्या रखेंगे, समाकलन डी ओमेगा। अब जो डी ओमेगा का समाकलन होता है वो कितना होता है, क्योंकि डी ओमेगा का समाकलन डी ओमेगा बराबर कितना होता है, 4π, ठीक है। तो ये 4π इस पूरे की जगह आप रख देंगे, ठीक है, तो रखोगे। और ये जो समाकलन है इसका डी हटा देगा, तो बताया था मैंने, तो ये क्या रह जाएगा, फाई ई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जहां भी डी होगा तो समाकलन डी को हटा देगा, ठीक है, सिंपल भाषा में याद रखें, क्लियर। चलिए अब फाई ई बराबर क्या बचेगा आपके पास, 1/4πε0, एक तो क्यू बचेगा और इसकी जगह क्या रखा जाएगा, 4π ना 4π, और 4π से ये 4π कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, फाई ई बराबर एक तो क्यू बचेगा ऊपर तो, और नीचे ε0। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव करना था, ठीक है। कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये गॉस का प्रमेय है जो, या गॉस का नियम है, ये हमने करा दिया पिछले क्वेश्चन में, वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो उसे दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐड होकर आता है कि गॉस की प्रमेय क्या है या गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से, क्योंकि इसी पर आधारित इसके डेरिवेशन होते हैं सारे के सारे, तो आपको वो समझने की जरूरत है, ठीक है। इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये हम कराएंगे। अथवा में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ऐसे भी आया हुआ है क्वेश्चन कि गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, ठीक है। तो ये एक ही चीज है, इसकी सहायता से मतलब गॉस के प्रमेय की सहायता से या गॉस के नियम की सहायता से, ठीक है। ये मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि यही लिखनी थी लाइव, ठीक है, तो ज्यादा अलग अलग नहीं लिखता मैं,
तो और अथवा करके इसलिए बता भी दिया कि कैसे पूछ लिया जाता है, कि अगर कूलॉम का नियम भी पूछा जा रहा है तब भी यही क्वेश्चन आपको लिखना है, यानी इसी का सॉल्यूशन आपको देना है। ठीक है, कोस की पर में आपको ये रट लेनी है, ये तो आनी ही आनी है। ठीक है, ये तो आनी ही आनी है, चाहे छोटे में आए चाहे बड़े में आए, कैसे भी आए। ठीक है, सॉल्यूशन में इसका ये चित्र बना लेंगे। ठीक है, ये ई वेक्टर है, ये डी ए वेक्टर है, यहां से यहां तक की दूरी आर है, ये डी ए है, ये क्यू है और ये ओ है। ठीक है, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और बढ़ते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। चलिए दोस्तों करते हैं इसका सॉल्यूशन। लिखते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। अक्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या? क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या फॉर्मूला है? वही फॉर्मूला लगेगा, वही डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये है। और वैसे ही वही फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, ये डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। क्लियर है भाई यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। वैसे तो यहीं तक सेम वही है अभी तक जो पिछले क्वेश्चन में कराया, लेकिन एक बार फिर भी बता दूं, क्योंकि ये फॉर्मूला है डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसे क्या लिखेंगे, इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, ई वेक्टर सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग इनके वेक्टर हट जाएंगे और कोस थीटा इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा सिंपल तरीके से। डी फाई ई बराबर ई डी ए और क्या लगेगा, कोस थीटा। कोस थीटा हमने लगा दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर यहाँ तक? अभी ये क्या मानना गया, ए, ये क्या मानना गया, बी। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई समझ में आ गया सबके। चलिए अब थीटा बराबर तो कुछ है नहीं इसमें, तो थीटा बराबर क्या है, यानी 0। थीटा बराबर 0, तो थीटा की जगह 0 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस 0। तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो मैं अगले डेरिवेशन होंगे तो मैं बताऊंगा नहीं आगे सब। ठीक है, तो वहां पर आपको समझ जाना है कि कोस 0 का मान 1 होता है, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। जब कोस 0 का मान 1 है तो ये हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, कोस क्या बच जाएगा आपके पास, लिख भी देंगे, चूंकि कोस 0 बराबर किसके है, 1 के है। ठीक है, कोस 0 बराबर 1 है तो क्या होगा, ये डी फाई ई बराबर ई डी ए। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, क्योंकि 1 है, इसके साथ इसकी जगह 1 रखेंगे तो ई डी ए की 1 में गुणा करेंगे, सेम ये वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे संपूर्ण। अब निकालते हैं संपूर्ण का। संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा संपूर्ण के लिए। ठीक है, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, समाकलन हो जाएगा इसका भी और इसका भी। ये समाकलन का चिन्ह हमने लगा दिया। ठीक है, और जो ये समाकलन का चिन्ह है इसकी तो डी हटा देगा, तो ये क्या रहेगा आपके पास, फाई ई। ई का समाकलन नहीं होता तो ई को बाहर निकाल लेंगे और किसका लगाएंगे, डी ए से पहले लगा देंगे समाकलन। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो और समाकलन जो ये जो समाकलन डी ए क्या होता है, क्षेत्रफल। क्योंकि गोला है तो क्षेत्रफल कितना होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह, क्लियर। तो इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि ये क्या है, डी ए क्या होता है, ये क्या होगा, क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि समाकलन डी क्या दर्शा रहा है, समाकलन को दर्शा रहा है, समाकलन का चिन्ह डी को हटा देता है, तो इसलिए समाकलन डी ए किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो इसकी जगह रखेंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो गोले में है वो बना हुआ क्या है, गोला। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो इसलिए रखा हमने 4 पाई आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी। ठीक है, समझते चलेंगे साथ साथ। चलिए फाई बराबर ई, इसकी जगह क्या रखेंगे,
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? चलिए, क्लियर बिल्कुल। अब क्या है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो लिख देंगे अब, परंतु गॉस की प्रमेय क्या बोलती है? गॉस की प्रमेय से निकालना ना है, लिखेंगे परंतु गॉस की प्रमेय से। ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या बोलती है? फाई ई किसके बराबर है? क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये कितना आया? फाई ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो समीकरण 1 है, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो क्या कर देंगे, जब दोनों फाई ई के मान हैं, ये भी फाई ई का, ये भी फाई ई का, तो इनके मान भी ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे एक दूसरे के। तो इसके बराबर इसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम? समीकरण 1 व 2 से तो क्या बन जाएगा आपके पास? क्या लिख सकते हैं हम इसे? ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, या ई बराबर आप क्या लिख सकते हैं इसे? क्यू बटे 4 पाई, ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है कहाँ जाएगा? इसके नीचे, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0, या आप इसे क्या लिख सकते हैं? ई बराबर 1 बटे, इसे एक साथ लिख लें क्योंकि 4 पाई जो है और एप्सिलॉन 0 है एक साथ लिखे जाते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या बचेगा आपके पास? क्यू बटे आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई? क्यू बटे आर स्क्वायर, ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, तो एक साथ लिख लिए 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर एक साथ लिख लिए। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया हमारे पास ई का मान। ठीक है, लेकिन एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? लिखेंगे यदि क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित, क्या? यदि क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश, क्या? परीक्षण आवेश Q0 हो या Q0 हो। ठीक है, तब क्या होता है फॉर्मूला? तब उस पर कार्यरत बल का क्या होता है? तब उस पर कार्यरत बल F बराबर होता है हमारे पास Q0E। क्या होता है? Q0E। ठीक है, कुलाम का नियम भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अभी हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो F बराबर Q0E। तो अब ये जो E का मान है, ये E का मान है, कहाँ रख देंगे? यहाँ पर। ठीक है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Q0 E की जगह क्या रखेंगे? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर? या हम इसे और इसे एक साथ लिख सकते हैं, Q और Q0 को, क्योंकि आवेश दोनों एक साथ लिखे जा सकते हैं। तो लिख के क्या हो जाएगा? ये Q F के बराबर ही चल रहा है भाई, देखो सब। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और Q0 एक साथ लिख दिए, Q0 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और जब ये F के बराबर है तो ये क्या लिखा भी जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? F अनुक्रमानुपाती किसके? Q0 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, लिखा जा सकता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, इसका मतलब है कि ये दोनों इसके समानुपाती हैं, यानी F बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, आवेश भी ये बढ़ेंगे तो F भी बढ़ेगा, और ये बटे में जो आर स्क्वायर चला गया, इसका मतलब हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी ये R है, ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है F के। ठीक है, ये कूलाम के नियम में और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यही कूलाम का नियम है। उसमें क्या होता है? कूलाम के नियम में 2 आवेश लिए जाते हैं, इसमें भी 2 आवेश लिए गए, उसमें Q1 Q2 माना जाता है आवेशों को, इसमें Q0 माना गया। ठीक है, कुछ वो नहीं है, तो उसमें भी यही बताया जाता है कि जो बल है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है, या आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके जो बीच की दूरी है, ठीक है, उनके जो बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, उसके नीचे चली गई चीज, तो यानी बटे में चली गई। ठीक है, तो यही क्या है? कूलाम का नियम है, यही सिद्ध करते हैं हम।
नियम, यही क्या है, कूलाम का नियम है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कोष की प्रमेय लिखिए। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमने पहले ही लिखवा दी थी। ठीक है, आप उसे ही यहाँ पर लिखेंगे। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न कीजिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, विद्युत क्षेत्र भी पूछ सकता है, दे सकता है, लेकिन याद रखना है अगर अनंत लंबाई दिया हुआ है और गॉस की प्रमेय की सहायता से पूछा हुआ है तो आपको ये चित्र बनाना है और यही डेरिवेशन सोल्व करना है। ठीक है, 3-4 डेरिवेशन है इसके गॉस की प्रमेय के नियम पर आधारित। ठीक है, वे हम अच्छे से कराएंगे, सभी की सभी कराएंगे। कुछ स्टेप उनमें सब में ही सेम है। ठीक है, तो उन्हें ध्यान रखेंगे। और ये विद्युत क्षेत्र भी दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ई का मान ही निकालना है। ठीक है, तो अथवा में कैसे दिया हुआ, गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई की, अनंत लंबाई जरूर रहेगा अगर ये क्वेश्चन आएगा, कि आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ठीक है, वैसे तो जो मैं करा रहा हूँ सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से करना है। जो मैं कराता जा रहा हूँ आपको उसे नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। ऐसा आपने वीडियो देखी होगी, ऐसे जैसे मैं कराता हूँ यूट्यूब पर, ऐसे कोई भी यूट्यूबर नहीं कराता है। ठीक है, कोई भी टीचर नहीं कराता है। तो चलिए, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी वो है ये कि आप इसे फ्री में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये सॉल्यूशन दिया जा रहा है, और बिल्कुल सबसे अलग यूनिक तरीके से दिया जा रहा है। बुक से अलग दिया जा रहा है, मॉडल से अलग दिया जा रहा है, सिंपल तरीका आपको बताया जा रहा है, एक एक चीज आपको समझाई जा रही है। चलिए, अब ये चित्र बना लेंगे अनंत लंबाई वाला। ठीक है, बीच में प्लस प्लस है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो r है, इस पूरे की जो लंबाई है वो l है। ठीक है, ये ई वेक्टर है, ये डी ए वेक्टर है, डी ए वेक्टर। ठीक है, ये ई वेक्टर है, ये सारा गॉसियन पृष्ठ है आपके पास। ठीक है, ये बिंदु P है, ये भी आपके पास R है। ठीक है, ये R है, जब ये पूरी की पूरी लाइन R है। ठीक है, इधर से इधर तक, यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है कितनी है, R के बराबर है। ये लंबाई कितनी है, L के बराबर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। बढ़ते हैं फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए लिखते हैं, वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव से, वक्राकार पृष्ठ पर, ये वक्राकार पृष्ठ है। ठीक है, वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फलक से, विद्युत फलक से क्या होता है, वही फॉर्मूला लगेगा भाई, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट टी ए वेक्टर। ठीक है, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर यहां तक। चलिए, ऐसे ही करते चलेंगे जैसे हर एक में करते आए हम। क्या हो जाएगा, ये ई डी ए कोस थीटा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। ये फॉर्मूला हमने लगाया, ये बता भी दिया, दो बार पहले भी यूज हो गया इसका। ठीक है, फिर भी समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और यही थीटा बराबर हमारे पास क्या है, जीरो, कुछ है नहीं, जीरो, तो थीटा की जगह जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई डी ए। ये हमने बताया भी था पिछले क्वेश्चन में कि जब जीरो रखेंगे कोस जीरो का मान हमारे पास 1 होता है। ठीक है, कोस जीरो का मान कितना होता है, 1। जब 1 इसकी जगह रखा जाएगा तो ये हट जाएगा, क्योंकि इसकी गुणा जब 1 में करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्या आएगी, ई डी ए। क्लियर यहां तक। चलिए, अब लिखेंगे संपूर्ण की बात। क्या लिखेंगे, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फलक किसके बराबर होगा, वही इसके समाकलन हो जाएगा जैसा होता है। ठीक है, समाकलन ई डी ए।
ऐसे ही जिससे जैसे पिछले क्वेश्चन में करा सेम। ठीक है, तो समाकलन dA डी फाई ई और समाकलन इसका ई डी ए। ठीक है, अब ई का समाकलन होता नहीं और ये जो समाकलन है ये इसे हटा देगा, तो क्या बचेगा आपके पास फाई ई बराबर ई को बाहर निकलेंगे और ये डी ए। ठीक है, समाकलन किस पर आ जाएगा, डी ए पर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब ये क्या है, वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो वो क्या फॉर्मूला होगा इसका तो लिख देंगे समाकलन डी ए बराबर इसके 2 पाई आर एल के, इसके 2 पाई आर एल के, क्योंकि ये क्या है, बेलन के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है। बेलन के वक्राकार पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन के वक्राकार पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एल लिख सकते हैं। चलिए पाई ई बराबर इसकी जगह हम लिख देंगे 2 पाई आर एल, ई ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 2 पाई आर एल। ठीक है, 2 पाई आर एल। क्लियर यहाँ तक, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब परंतु गॉस की प्रमेय क्या बोलती है, परंतु गॉस की प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से दिख रहा ना। क्लियर। चलिए क्या बोलती है, पाई ई किसके बराबर होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब लेकिन रेखीय आवेश घनत्व होता है हमारे पास, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू बटे एल। ठीक है, क्या होता है, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू बटे एल। तो यहाँ से क्यू का मान हम निकाल लेंगे, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसके बटे 1 मान लेंगे। ठीक है, बता रहा, वैसे तो सबको पता होता है लेकिन फिर भी बता रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके साथ। जब क्यू की 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, क्यू ही आएगा बराबर लैम्डा की एल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक तो भाई। ठीक है, तो ये जो मान है क्यू का, ये कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिख देंगे क्यू का मान, ये कहाँ रख देंगे, क्यू बराबर लैम्डा एल जो आया हमारे पास, ये कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में क्यू का मान समीकरण 2 में तो रखने पर, क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे, क्या हो जाएगा, ये फाई ई बराबर क्या बन जाएगा, क्यू की जगह रखेंगे हम लैम्डा एल बटे क्या है, एप्सिलॉन 0। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, तो अब क्या करेंगे इसकी तुलना, अब क्या करेंगे इसकी तुलना। अब देखो ये समीकरण 1 है, ये फाई ई का बराबर ही है ये, और ये भी फाई ई के बराबर ही है, तो दोनों के मान आपस में बराबर लिखे जा सकते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 3 से, तो समीकरण 1 व 3 के मानों को आपस में बराबर रख लेंगे, इसके मान को इसके बराबर रखेंगे, क्योंकि फाई ई का मान ये है और फाई ई का मान ही ये है। तो क्या लिख सकते हैं हम, ई 2 पाई आर एल किसके बराबर है, इसके बराबर है लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन 0 के। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलिए तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन 0 लैम्डा एल, और ये 2 पाई आर एल भी नीचे जाएगा इसके सारा का सारा जो ई के साथ है, 2 पाई आर एल, और ये एप्सिलॉन 0 इसके साथ ये है ही। ठीक है भाई, अब जो कट रहा है वो काट देंगे, एल से एल कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, और क्योंकि 2 पाई है ये बचेगा आपके पास, ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये बचेगा। क्लियर दिख रहा है भाई, हाँ लैम्डा बराबर ये बच जाएगा। तो अब इसे, क्योंकि 2 पाई और एप्सिलॉन 0 एक साथ लिखे जाते हैं तो इन्हें एक साथ ही लिख देंगे, तो 1 बटे बराबर ई बराबर 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, एक साथ लिख दिया, और इधर क्या बचेगा आपके पास, लैम्डा बटे आर। यही आपको निकालना था, यही आपको सिद्ध करना था, यही अनंत लंबाई के विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। फिर अगर कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अथवा में ऐसे पूछ लिया जाता है, गॉस के नियम को लिखिए। ठीक है, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ऐसे भी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण भी आ सकता है या समतल चादर के कारण भी आ सकता है अनंत विस्तार की। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में ये चित्र बना देंगे इसका भाई। ठीक है, सिंपल सा चित्र है। ये क्या है, गॉसीय पृष्ठ। ये क्या है, ई वेक्टर। ये S1 पृष्ठ, ये S2 पृष्ठ। ठीक है, ये क्या है, ए अक्ष क्षेत्रफल इसका, और ये भी डी वेक्टर, ये ई वेक्टर, ये भी डी वेक्टर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, R है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये क्या है, आवेशित है, तो इसलिए प्लस प्लस है ये। ठीक है, आवेशित चादर है, आवेशित समतल प्लेट है या आवेशित चादर है समतल। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। चलिए दोस्तों, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास दो पृष्ठ दिखाए देखने को मिले हमें चित्र में, एक S1 पृष्ठ, एक S2 पृष्ठ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या फाई ई बराबर क्या होगा, φ1 प्लस और φ2। ठीक है, क्यों, φ1 को पहले पृष्ठ के लिए मान लिया और φ2 को दूसरे पृष्ठ। तो अब हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ये पहले वाले के लिए मानना, ये S2 के लिए यानी सेकंड वाले पृष्ठ के लिए मानना हमने। ठीक है, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा, मान लिया इस दोनों इसमें से ही φe में से ही दो टुकड़े हुए, एक तो φ1 और एक φ2। ठीक है, लेकिन है क्या है, विद्युत फ्लक्स ही है और फॉर्मूला भी इनका वही रहेगा, सेम ही। ठीक है, लेकिन क्योंकि दो अलग अलग पृष्ठ के हैं इसलिए हमने दो लिए हैं। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो φe बराबर इसकी जगह क्या रखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, प्लस इसकी जगह पे क्या रखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर। ठीक है, और समाकलन ऐसे ही रखेंगे, सबके साथ ऐसे ही होता है जैसे हम करते आए पहले। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले भी खोल लेंगे, ऐसे कैसा ही फाई ई बराबर इसका खोल लेंगे, क्या हो जाएगा समाकलन ई डी ए कोस थीटा, और इसका भी खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी ई डी ए कोस थीटा। ये आपको पता भी है क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कोस थीटा। क्लियर है भाई। ठीक है, क्योंकि अब थीटा बराबर फिर जीरो है, वही चीज सेम चीज वही चलेगी, बस थोड़ा समझना है आपको। ठीक है, तो जब थीटा बराबर जीरो होगा तो पाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन ई डी ए प्लस समाकलन ई डी ए। क्लियर, क्योंकि ये थीटा यहाँ से जब जीरो रखेंगे यहाँ जीरो रखेंगे, क्योंकि कोस जीरो का मान 1 होता है, इसलिए ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ये मैंने पहले बता दिया, कई बार बता दिया। ठीक है, तो ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, ई डी ए समाकलन ई डी ए प्लस समाकलन ई डी ए, ये तो हट जाएगा, ये हट जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसे क्या लिख सकते हैं, एक बार ये है एक बार ये है, तो क्या लिखा जा सकता है, 2 बार लिखा जा सकता है। पहले एक काम करो, इसका फाई ई बराबर ई को बाहर ले लो और डी ए पर लगा दो समाकलन, फिर प्लस यहाँ भी ई को बाहर ले लेंगे और डी ए पर लगा देंगे समाकलन, क्योंकि इसी का होता है। ठीक है, इसी का करते आए हम। तो अब लिख देंगे परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। अतः दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है, ए, क्योंकि हमने बीच में क्या लिखा था चित्र में, ए। ठीक है, ए है दोनों का, तो हम क्या लिख सकते हैं, समाकलन डी ए बराबर समाकलन डी ए इसके बराबर होगा ए के। तो इन दोनों की जगह क्या लिखा जा सकता है, ए लिखा जा सकता है, इसकी जगह भी ए, इसकी जगह भी ए। क्लियर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ तक भाई दिख रहा है क्लियर सबको। चलिए अब इसकी अब क्या बन जाएगा, फाई ई बराबर ई, इसकी जगह क्या रखेंगे, ए प्लस ई, इसकी जगह क्या रखेंगे, ए। तो एक ये है, एक ये है, तो कितनी ई ए होगी, 2 ई ए। क्या हो जाएंगी, 2 ई ए। तो क्या लिख सकते हैं हम, फाई ई बराबर 2 ई ए। क्लियर, समझ रहे मेरी बात।
एक ई ए तो ये है, एक ई ए ये है, तो कितनी ई ए हो गई है? 2 ई ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलिए इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। अब परंतु कोस की परमें क्या होती है लिख देंगे भाई, परंतु गोस की परमें से क्या होती है? पाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, जैसे मानते हैं जैसे करते हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या लगेगा? पृष्ठ घनत्व, क्योंकि पृष्ठों है, समतल पृष्ठ है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है वो लगेगा इसमें। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर लिख देंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। ठीक है, क्या होता है? क्यू बटे ए। क्लियर? अब इसके बटे एक मान लेंगे, क्यू का मान निकाल लेंगे, इसके साथ इसके साथ ऐसे ही करेंगे, और क्यू का मान निकाल के उसमें रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? क्यू। सिग्मा की ए में करेंगे तो क्या बन जाएगा? इस सिग्मा ए। तो ये जो क्यू का मान आया ये कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये यहाँ रख देंगे क्यू का मान। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? क्यू की जगह रखेंगे सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्यू की जगह क्या रख दिया? सिग्मा ए, और एप्सिलॉन 0 इसके नीचे है, तो इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है भाई, अब ये जो आई एक समीकरण, क्या आई? एक समीकरण 1 और 4 की तुलना कर देंगे, सॉरी 3 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 लिख देंगे, समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, तो ये भी फाई ई का मान है, ये भी फाई ई का मान है, तो इसके बराबर ये मान भी आपस में बराबर होंगे, इसका मान इसके बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? 2 ई ए बराबर किसके? सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0, या ई बराबर क्या होगा? ये जो 2 और ई ए हैं ये कहाँ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे इसके नीचे, तो क्या लिखा जाएगा? सिग्मा ए बटे 2 ए, 2 ए तो ये, और एप्सिलॉन 0 ये। ठीक है, तो ए से आपका ए कट जाएगा, तो ई बराबर क्या आएगा? सिग्मा बटे, ऊपर सिग्मा बचेगा और नीचे 2 एप्सिलॉन 0, यही तो बचेगा भाई। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, मात्रक लगा देंगे, न्यूटन प्रति कूलम लगा सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तरफ है। ठीक है, क्या लगा देंगे? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है भाई, कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण, नंबर 1 कोश के बाहर, नंबर 2 कोश के पृष्ठ पर, नंबर 3 कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो आएगा इन तीनों का, या आएगा इन तीनों में से एक का, या तो आ सकता है कोश के बाहर, या आ सकता है कोश के पृष्ठ पर, या आ सकता है कोश के भीतर। ठीक है, खोस भी यही होता है और खोल भी यही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, खोल और कोस एक ही बात है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? खोल भी कह देते हैं भाई, खोल तो एक ही बात है। तो गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण, कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर, कोश के भीतर। ठीक है, तो ये आएगा अथवा में से पूछ लिया जाता है, गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल या गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर, बाहर पूछा इसमें, तो आप यहाँ तक का ही करेंगे, बस नंबर 1 तक ही पूछा। फिर अगर ये भी पूछेगा तो ये भी करना, ये पूछेगा तो ये भी करना। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग करना है आपको, मैं तीनों करा दूंगा। ठीक है, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन में ये चित्र बना लेंगे इसका। ठीक है, ये पूरे गोल है। ठीक है, गोले बने हुए हैं पूरे के पूरे, और ये क्या है? आवेशित, क्योंकि प्लस प्लस है इस पे, तो ये क्या है? आवेशित गोलीय कोश। ठीक है, और ये क्या है? गॉसीय पृष्ठ है। प्लस प्लस लगा लेंगे चारों तरफ, और ये क्या है? डी ए वेक्टर, ये पी है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक की आर है, और ये यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल आर है। ठीक है, ये ओ बिंदु है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए दोस्तों करते हैं इसका सॉल्यूशन। वही लिखेंगे सेम, अक्षेत्रफल अवयव से
गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? डी फाई ई बराबर किसके? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये तो पढ़ते आए हम, कराते आए। और क्या होगा, इसे क्या लिखा जाएगा? डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा लिखा जा सकता है, चूंकि हमारे पास फॉर्मूला है, इसे तो बताने की जरूरत है नहीं। अब ए बी कोस थीटा, ठीक है, ए बी कोस थीटा के बराबर ए बी कोस थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमने बना लिया। ठीक है, अब चूंकि थीटा बराबर क्या है? 0, थीटा बराबर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर ई डी ए। क्लियर, ये हट जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए अब संपूर्ण गौसीय पृष्ठ की बात करेंगे। संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? संपूर्ण होगा तो क्या हो जाएगा? इसका समाकलन, यहां भी समाकलन, यहां भी समाकलन। ठीक है, ये समाकलन इस डी से, डी हट जाएगी समाकलन से, और क्या बचेगा? फाई ई बराबर, ई का समाकलन नहीं होता है, ई को बाहर ले लेंगे, क्या लगाएंगे? डी ए पर। ठीक है, क्लियर है भाई? समझ आ रहा है बिल्कुल? अब ये क्या है? गोला। अब क्या आ गया फिर? गोला। तो गोले का क्षेत्रफल, इसकी जगह क्या रखेंगे? जैसे उसमें रखा था कुलाम का नियम निकाला था जब, डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? गोलीय गौसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? गोला है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, इसे गौसीय भी मान सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम इसे क्या? गोलीय गौसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है भाई, ये क्लियर? तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर, तो रख देंगे पाई ई बराबर क्या रखेंगे? ई, इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आता? क्लियर है बिल्कुल? अब क्या है? परंतु गॉस की परमेय से वही लिखेंगे सेम, परंतु गॉस की परमेय से क्या है? गॉस की परमेय फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देंगे, समीकरण 1 व 2 की, क्योंकि ये भी फाई ई का मान है, ये भी फाई ई का मान है, तो दोनों के मान आपस में बराबर होंगे, तो इस मान को इसके बराबर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर? क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये ई बराबर क्या हो जाएगा? ये मान सारा कहाँ जाएगा? नीचे। तो क्या हो जाएगा? ई बराबर क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर, ये नीचे, और ये क्या है इसके साथ? एप्सिलॉन 0। क्लियर भाई? तो ये 4 पाई और एप्सिलॉन 0, इसे एक साथ लिख सकते हैं हम, लिखते ही हैं एक साथ, ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसे एक साथ लिख लिया। क्या बचेगा? ऊपर क्यू और नीचे क्या बचेगा? आर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्या 1 कहाँ से लगाया? 1 का मतलब क्या है? 1 तो वैसे भी लगा देते हैं ना, क्योंकि इसमें क्यू की 1 में गुणा करेंगे, ये क्यू ही तो रहेगा। ठीक है, ये तो लिखने के लिए लगाया। तो ये आ गया हमारे पास ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास सिग्मा बराबर, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। ठीक है, ये अभी लिखा हमने, सिग्मा बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या लिखा अभी? सिग्मा ए, इससे पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्यू ए बराबर सिग्मा ए। ठीक है, अब ये जो सिग्मा ए है, परंतु ए बराबर क्या है? ए बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। लिख देंगे ए बराबर 4 पाई
आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब की बार क्या लेंगे, बड़ा आर लेंगे, ठीक है। एक बार छोटा ले लिया, एक बार क्या लेंगे, बड़ा आर लेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह ए का मान रखेंगे यहाँ पर, समझ रहे मेरी बात। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा, ए की जगह रखेंगे ये मान 4 पाई आर स्क्वायर। सही है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। ऐसा मान लेंगे हम समीकरण नंबर, ये तो समीकरण 2, ये 3 और ये हो जाएगी आपकी 4, ठीक है भाई। तो क्यू का मान ये आ गया आपके पास। तो ये जो क्यू का मान आया, ये समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ये कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर तो रख देंगे, लिख देंगे क्यू का मान, समीकरण, ये जो क्यू का मान ये आया, ये कहाँ रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 3 में, 3 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे। नीचे दिख रहा ना भाई, क्लियर। चलिए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू की जगह ये रखेंगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब 4 पाई से आपका 4 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, ई बराबर आपके पास बचेगा क्या, ऊपर सिग्मा और आर स्क्वायर, सिग्मा और आर स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन 0 और आर स्क्वायर छोटा, ठीक है। तो यहाँ तक आप करेंगे कब, जब आपको पूछा जाएगा कोस के बाहर या खोल के बाहर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ तक करेंगे, ठीक है। अगर भीतर का पूछा जाता है, पृष्ठ पर पूछा जाता है, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए अब हम देखेंगे नंबर 2, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, ठीक है। अगर गोलीय कोष के पृष्ठ पर पूछ लिया जाता है तब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे। इसमें क्या होगा, गोलीय कोष के पृष्ठ पर जब पूछेगा तो स्मॉल आर बराबर रखेंगे कैपिटल आर, ठीक है। तो कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 व 2 में, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 में क्या है ये, तो इसमें स्मॉल आर की जगह क्या रखना है, कैपिटल आर। तो तब कैसी दिखेगी ये, तब कैसे दिखेगी ये, फाई ई बराबर, देखो ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। इससे मतलब नहीं, अभी फिलहाल हमें समीकरण 1 व 2 देख रहे हैं, क्योंकि दोनों फाई ई के मान है, ठीक है। तो इसलिए इसमें चेंज होगा सिर्फ, और दोनों को बराबर रखे हैं हम, क्या लिखते हैं, दोनों को बराबर ही तो करा था यहाँ पे, वहां भी बराबर ही करेंगे, लेकिन आर बराबर कैपिटल आर रखेंगे, ठीक है। बराबर किसके होगा, इसके, क्यू बटे एप्सिलॉन 0, ठीक है भाई। तो मान निकाल लेंगे, ई बराबर क्या हो जाएगा, ये मान कहाँ जाएगा सारा, इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन 0 आपकी, ठीक है, क्लियर है। या इसे अलग करके क्या लिखा जा सकता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये दोनों एक साथ, और ये क्यू बटे ये आर स्क्वायर इसके नीचे, ठीक है भाई, ये लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर, ये कितनी आ रही भाई बनती, 4 है, 5 बना लो, 5 मान लो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब क्या है, ये जो क्यू का मान है, क्यू का मान कहाँ से, ये जो समीकरण 4 में था, समीकरण 4 में क्यू का मान था, ये कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, तो लिख देंगे समीकरण 4 से क्यू का मान रखने पर, ठीक है, रख देंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू की जगह क्या रखेंगे, ये सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से आपका 4 पाई कट जाएगा, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा भाई, सिग्मा, और नीचे एप्सिलॉन 0, तो ये आएगा आपके पास किसके, क्या है ये आएगा आपके पास जब हम क्या करेंगे, कोष के पृष्ठ पर होंगे, ठीक है, कोष के पृष्ठ पर या खोल के पृष्ठ पर। तो इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 5 या 6, ठीक है। अब आ जाओ कोष के गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर नंबर 3 लिखेंगे, गोलीय कोष के अंदर, ये तो बहुत छोटा सा है, ठीक है। गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर क्या होता है, क्यू बराबर 0,
क्यू का मान आवेश यानी 0 होता है। जब 0 होगा आवेश, एक चीज 0 होगी निम्न से, तो गुणा कर देंगे हम इसकी, तो क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। तो E बराबर भी क्या होगा, जब क्यू बराबर 0 तो E बराबर भी, इसलिए E बराबर भी 0। ठीक है, तो गोलीय कोष के अंदर E का मान 0 होता है। ठीक है भाई, क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आपके लिए एक गिफ्ट भी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक अच्छा सा कमेंट हमारी वीडियो पर कर सकते हैं। जिसका भी अच्छा कमेंट होगा उसे हम देंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, आप कमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर क्या दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी कमेंट सेलेक्ट होती है तो आपको मिलेगा फ्री में नोट्स। और ये एक बच्चे के लिए नहीं है, ये 100 बच्चों के लिए फ्री में नोट्स उपलब्ध कराऊंगा मैं, बिल्कुल मुफ्त है, अगर आपकी कमेंट वीडियो पर बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। तो नंबर नोट करेंगे 9458207310। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कमेंट करके इस वीडियो पर स्क्रीनशॉट उसका भेज सकते हैं और फ्री में नोट्स उपलब्ध कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं सारे मैंने करा दिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।